Hello everyone, welcome to Key Insights with Shahra, a dedicated platform for physical education, learning and exam preparation. So I am working as a TTT PET in EMRS and मेरा सिलेक्शन हुआ था जो EMRS ESSC 2023 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, especially जो EMRS, KVS, NVS, UPTGT, LT grade exam and other competitive exams of physical education. तो PYQ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन स्टाइल एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स का क्लियर आइडिया मिलता है. So stay tuned till the end of the video, take notes and boost your preparation. And if you're not yet subscribe my channel, do subscribe it for better preparation. So let's start with the first question of the session. Question number 1. Which of the following is not a characteristics of continuous method of training? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 ड्यूरेशन इज केप्ट लॉन्ग, इसका ड्यूरेशन लंबा रखा जाता है. ऑप्शन 2 इंटेंसिटी इज केप्ट कंपैरेटिवली लो, इसका जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली लो रखी जाती है. ऑप्शन 3 नो पॉज और ब्रेक बिटवीन वर्कआउट्स, वर्कआउट्स के बीच में कोई पॉज और ब्रेक नहीं होता है. एंड ऑप्शन 4 इज लॉन्ग टर्म लोड इज गिवन अंडर एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन में लॉन्ग टर्म लोड प्रोवाइड किया जाता है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 दैट लॉन्ग टर्म लोड इज गिवन अंडर एनारोबिक कंडीशन. एक्चुअली ये जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोड दिया जाता है बट दैट इज नॉट अंडर द एनारोबिक कंडीशन, इट इज गिवन इन द एरोबिक कंडीशन. जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड होता है ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसमें एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली की जाती है विदाउट एनी रेस्ट और ब्रेक. इसमें ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है और इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट होता है, मतलब एक बार स्टार्ट किए तो बिना के कंटिन्यू करना है. इसको आप इस बुक से याद रख सकते हो, दिल ना लाता. ठीक है, दिल ना लाता. इसमें क्या है, डी फॉर ड्यूरेशन इज केप्ट लॉन्ग, इसमें मतलब ड्यूरेशन इसका लॉन्ग होगा. आई फॉर इंटेंसिटी केप्ट लो, इसका इंटेंसिटी ऐसा होगा लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी होगा बिलो द एनारोबिक थ्रेशोल्ड. विल डिस्कस व्हाट इज द एनारोबिक थ्रेशोल्ड ब्रेकर. ठीक है. इसके बाद है लॉन्ग टू स्टेडी वर्क. एल फॉर लॉन्ग टू स्टेडी वर्क परफॉर्म कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉप. एन फॉर नो पॉज और ब्रेक बिटवीन द वर्क्स. ठीक है. और ए फॉर एरोबिक सिस्टम, इसमें एरोबिक यूज होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. और एल फॉर लेस सुइटेबल फॉर एनारोबिक, ये नॉट फॉर स्पीड और पावर डेवलपमेंट के लिए ये नहीं होता है. ठीक है, तो ये एनारोबिक के लिए लेस सुइटेबल है. एंड आफ्टर दैट ए implies the applicable of endurance sports. ये कम डिस्टेंस वाला जो स्प्रिंटिंग इवेंट्स है, एनारोबिक इवेंट्स है, दैट उसके लिए सुइटेबल नहीं है, लेकिन ये एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. टाइम अंडर ट्रेनिंग इज लॉन्ग, इसमें टाइम द एक्सरसाइज होता है वो बहुत लॉन्ग होता है. एंड adaptation in heart and lungs improves the cardiovascular and respiratory efficiency. सो हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो उसका इंटेंसिटी होता है बिलो द एनारोबिक थ्रेशोल्ड. तो हम लोग समझेंगे व्हाट द टर्म एनारोबिक थ्रेशोल्ड इज. सो एनारोबिक थ्रेशोल्ड एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सरसाइज के दौरान बॉडी ऑक्सीजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम दैट इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम से शिफ्ट होकर कम ऑक्सीजन में एनर्जी बनाना शुरू कर देती है, जो कि एनारोबिक सिस्टम नाम से जाना जाता है. ठीक है. इस पॉइंट पर मसल्स में लैक्टिक एसिड तेजी से जमा जमा होना शुरू हो जाता है और बॉडी उसे उतने फास्ट रिमूव नहीं कर पाते हैं. एज अ रिजल्ट जो भी एक्सरसाइज एनारोबिक थ्रेशोल्ड लेवल पर होता है वहाँ पे बहुत जल्दी इंसान थक जाते हैं. क्योंकि वहाँ पे मसल्स में बहुत सारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो जल्दी फास्टर वे में निकलते नहीं है.
रिमूव नहीं होते हैं। तो ये नॉर्मली जो थ्रेशोल्ड है मैक्सिमम हार्ट रेट के अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% पर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पर्सन का फिटनेस लेवल पर। जितनी अच्छी फिटनेस उतना हायर थ्रेशोल्ड होता है। तो हम लोगों ने देखा जो एनारोबिक थ्रेशोल्ड है उससे कम बिलो द एनारोबिक थ्रेशोल्ड लेवल पे क्या होता है ना, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड परफॉर्म किया जाता है। उसमें एक्सरसाइज इस बिलो द एनारोबिक थ्रेशोल्ड लेवल पर किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी पर वर्कआउट करना जहां बॉडी मेनली एरोबिक सिस्टम का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस लेवल पर लैक्टिक एसिड बहुत कम बनता है, और जो बनता है वो भी बहुत इजीली बॉडी से रिमूव हो जाती है, इसलिए फैटिग जल्दी फील नहीं होता। इस जोन में ब्रीदिंग कंफर्टेबल होती है और हार्ट बीट मॉडरेट होती है, और पर्सन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज कर सकता है। ये ट्रेनिंग एंड्योरेंस करने के लिए बेस्ट होती है और हार्ट एंड लंग्स को स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। तो the next question is question number 2. When the muscle or group of muscles contract with high speed to overcome or act against the resistance with 70 to 80% effort, it is known as। जब हमारा ग्रुप ऑफ मसल हो या फिर एक मसल हो, एक रेजिस्टेंस वर्क करने के लिए 70 to 80% एफर्ट डालते हैं स्पीड के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कौन से टाइप्स का स्ट्रेंथ है। फर्स्ट ऑप्शन 1 इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, तो ऑप्शन 2 गया स्टैटिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन 3 एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। So the answer for this question will be option number 3, explosive strength। Okay, so देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि मसल शोज एवरी स्ट्रेंथ, MSES, जहाँ पे M क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ पे फुल एफर्ट कीवर्ड रहेगा। देन S shows the strength endurance, okay, sustained effort, मतलब for a longer duration। Then E refers the explosive strength, that means effort के साथ स्पीड भी होगी, okay। Then static strength, यहाँ पे still, static means still position। तो ये कीवर्ड याद रखने से you can easily solve the question, okay। Next, so let's see the types of strength। So maximum strength, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब द हाईएस्ट फोर्स ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। मसल जितना हाईएस्ट फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस इन वन एफर्ट, यहाँ पे जो एफर्ट होगा दैट विल बी 100%, आपको 100% ही लगाना है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल है वेट, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है, एथलीट ना वन एफर्ट में ही उसको लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो वेट है। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देन इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, सी जहाँ पे भी एंड्योरेंस टर्म रहेगा वहां पे होगा क्या कि लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्ट्रेंथ अप्लाई करना है। एबिलिटी टू रिपीट द मसल कॉन्ट्रैक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फैटिग, विदाउट फैटिग में टायर्ड, विदाउट एनी टायर्डनेस आपको क्या करना है, रिपीटेडली मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इफ वी सी द स्विमिंग, रोइंग, वी आर जस्ट अप्लाई द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये क्या चीज है ना, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टेबल होगा, ठीक है। वन, इसमें क्या होगा, मूवमेंट विजिबल नहीं होगा। देखो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट, दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बाद में जानेंगे। तो
ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे मेनली मूवमेंट तो होता है लेकिन दैट इज नॉट विजिबल। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन मूवमेंट विजिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि प्लंक होल्ड हो गया, वर्ल सीट हो गया, these are the example of static strain. If we talk about explosive strength, it was in the question also. हम लोगों को क्या करना है, 70 to 80% एफर्ट लगाना है and with high speed, okay. So ability to exert the maximum force in a minimal time, जैसे कि जंपिंग हो गया, स्प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया, शॉर्ट पुट, इसमें लॉन्ग जंप, इसमें हम लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following vaccination is given to newly born for the prevention of tuberculosis, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी को ट्यूबरक्यूलोसिस से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है? ऑप्शन 1 है DHC, ऑप्शन 2 BCG, ऑप्शन 3 DPT and option is HDV. So the correct answer is option number 2 BCG. Okay, so BCG is the correct answer. इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिथ ग्रेरिन। ये वैक्सीन बर्थ के बाद तुरंत यूजुअली हॉस्पिटल में 24 आवर्स के अंदर लगाई जाती है और ये बच्चों को ट्यूबरक्यूलोसिस स्पेशली जो टीबी मेनिंजाइटिस से प्रोटेक्ट करती है। आप देख लेते हैं डीपीटी क्या है। ये जो डीएचसी है ऐसी कोई वैक्सीन असल में नहीं होता, ओके। सो डीपीटी क्या है? डीपीटी है, ये एक वैक्सीन है जो डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस के प्रिवेंशन के लिए होती है। ये बाद में दी जाती है, न्यूबॉर्न को नहीं दिया जाता, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एचडीवी वायरस, सो एचडीवी एक वायरस है जो लिवर को इन्फेक्ट करता है और हेपेटाइटिस डी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसको डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। एचडीवी खुद से इन्फेक्शन नहीं कर सकता, इसको हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत होती है इन्फेक्ट करने के लिए, ओके। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं है तो एचडीवी उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। सो इसीलिए एचडीवी को डिफेक्टिव वायरस या फिर सैटेलाइट वायरस भी कहा जाता है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि इसको सैटेलाइट और डिफेक्टिव वायरस भी बोला जाता है, ठीक है, एचडीवी को, ओके। सो तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बीसीजी वायरस। सो इसका फुल फॉर्म, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिथ ग्रेविन। सो इसका इन्वेंशन एक्चुअली हुआ था इन द ईयर 1908 से लेके 1921 के बीच में। और इसका जो इन्वेंटर थे, जो डिस्कवरर थे, वो है एल्बर्ट कैलामिथ और कैमिली वेरिन, ठीक है। उनके ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। ये ट्यूबरक्यूलोसिस को प्रिवेंट करता है। ये लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये एट द बर्थ ये दिया जाता है। आपको ये चीज बी से बर्थ भी होता है, बी से बीसीजी होता है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। साइट ऑफ इंजेक्शन ये लेफ्ट अपर आर्म में नॉर्मली दिया जाता है। ये अल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिल वेरिन 1921 में इन्वेंट किए थे। इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट सीवियर फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड टीबी such as TB meningitis and biliary TB. Okay. Here is the question number 4. Okay. Which of the following are correct in athletics? Athletics के संदर्भ में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? It is compulsory for athletics to run with shoes. एथलेटिक्स में शूज पहन के रनिंग करना कंपलसरी है। In all athletic events, the chest number on the chest and back is mandatory. चेस्ट नंबर हर एक इवेंट में कंपलसरी है, चेस्ट में एंड बैक में, ठीक है। In 800 meter race, athletes have to run 2 curves in their own lane. तो 2 कर्व in their own lane में दौड़ना पड़ता है in 800 meter run.
In 4 into 400 meter relay race, athletes of each team have to run in their own lanes for 3 curves only. ठीक है, 4 into 400 meter रेस में एथलीट्स को 3 कर्व उसके ओन लेन में दौड़ना पड़ता। ओके, so the options are: option 1, only 1 and 4 are correct; option 2, only 1 and 2 are correct; option 3, only 1, 2, 3 are correct; option 4, 2 and 4 is correct. So the right answer is only 2 and 4 are correct. Okay, so इसका explanation देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 में बोला गया है कि एथलीट मस्ट रन विथ शूज, ये इनकरेक्ट, राइट? बिकॉज एथलीट्स डोंट नीड टू वेयर शूज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स। उस रूल के हिसाब से बेयरफुट रनिंग भी अलाउड है इफ द एथलीट चूजेस। अगर एथलीट चाहेगा तो वो बेयरफुट भी रनिंग कर सकता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एंड स्प्रिंट एथलीट्स हैव रन बेयरफुट इन हिस्ट्री। बहुत सारा हिस्ट्री में, जैसे कि अबेबे बिकिला है 1960 रोम ओलंपिक बेयरफुट। ऑप्शन 2 में बोला गया है, स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है इन एथलेटिक्स इवेंट इट इज संभव द चेस्ट एंड बैक इन मैंडेटरी। ये किसी हद तक सही है, because all the athletes must wear bibs or chest numbers, okay, on the front and on the back during the competition. इसमें भी थोड़ा exemption है, किस चीज में? the jumping में and throwing में, where only the front और back नहीं भी, वो front में भी लगा सकते हैं इधर और बैक में भी लगा सकता है चेस्ट नंबर। ओके, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड जजिंग। बिब्स और चेस्ट नंबर लगाने का फायदा क्या है कि जजिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक, आइडेंटिफाई करने में और जज करने में। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला गया है इन एन 800 मीटर रेस एथलीट्स हैव टू रन 2 कर्व्स इन देयर ओन लेन। ये इनकरेक्ट है बाय, because in 800 meter run athletes start in lane में तो start करते हैं but run in their own lane only up to the end of the first bench। ठीक है, about 100 meter तक ये अपने लेन में दौड़ते हैं। तो the break line के बाद they can move their inner lane, ठीक है, inner lane में they can move, okay, so they do not run 2 curves in their own lane, okay। And fourth statement में बोला गया है in 4 into 400 relay race an athletes of each team has to run in his own lane for 3 curves। so ये correct है, क्यों? because in 4 into 400 meter relay the first runner runs entirely in their own lane। ठीक है, जो first runner होता है वो entirely own lane में रनिंग करते हैं। Second runner runs the first bend, only the first bend or curve their own lane, and then breaks inside after the first 100 second. Okay, then therefore the team remains in its lane for first 3 curves। इसीलिए ये टीम को first 3 curves अपने लेन में आना पड़ता है। That's too much. Okay. So next question. So आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है कि which of the following has C-shaped cartilage। ओके, इसमें से कौन से उसमें चीज में C-shaped cartilage है? ऑप्शन 1 larynx, ऑप्शन 2 pharynx, ऑप्शन 3 bronchial tree and option 4 is trachea। So the correct answer is option number 4 trachea। Okay, so ये जो trachea है it is also known as windpipe and it contains C-shaped cartilages that is made up of hyaline cartilage। Okay, so why C-shaped? ताकि breathing
के टाइम पे एयरवे कोलैप्स ना हो, एंड टू मेंटेन द एयर पैसेजेस ओपन, एंड पीछे की साइड में जो फ्लेक्सिबल होते हैं जिससे इसोफेगस को फूड स्वालो करने में स्पेस मिलता है, ठीक है। सो रिमेम्बर ट्राकिया में सी शेप कार्टिलेज होता है। इफ वी टॉक अबाउट ब्रोंकियल ट्री, सो ब्रोंकियल ट्री में प्लेट्स होते हैं ना कि सी शेप कार्टिलेजेस, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट लैरिंग्स, सो इसमें अलग टाइप्स का कार्टिलेजेस होते हैं जैसे कि थायराइड, corticoid and arytenoid. Okay, arytenoid cartilages. And last है pharynx. Pharynx में muscular tube होता है, no cartilages found. Okay, that's all for today's session. So that's all for today's discussion on the PYQs with detailed explanations. I hope you've understood the concepts clearly and this video helped you in your preparation. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल पी एक्साइट्स विद शाहिरा फॉर मोर सच डिटेल PYQ discussion, study tips and upcoming exam updates. So please press the bell icon too so that you never miss an update. So thank you for watching, keep learning and keep growing. Thank you so much.